होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये चौपाई गाइए या फिर जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे वाला गाना गाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो होना था हो गया। आप उधर बढ़ाते रहिए आबादी, इधर वोटरवा घट गए। केंचुआ ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में केंचुआ जनगणना भी करवा दे। आबादी बढ़ने के बाद वोटर घट रहे हैं, लेकिन कैसे, ये हमसे मत पूछिए भैया, मान जाइए। और नहीं मानेंगे तो क्या कर लेंगे। वैसे मानना तो पड़ेगा ही, राय से चाहे बेराय से, सब ऊपर वाले की मर्जी है ना। काहे कि देखिए, हमको बहुत ज़्यादा लंगड़ी भिन्ना आती नहीं है, सीधी बात ज़रा जल्दी और सही समझ में आ जाती है, लिहाजा उसी को अब भी खोजते पूछते बताते रहते हैं। आज तक हमको ये पता था कि हमारा देश दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश है, चीन रहा होगा कभी। फिलहाल हम लोग नंबर 1 हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे पास है। भारत में सबसे ज़्यादा आदमी लोग यूपी में रहता है, यहाँ वोटर वे कम हो गए, वो भी कितने, 10-20 लाख नहीं गुरु, सीधे 2 करोड़। बात कुछ बुझा रहा है कि 5G का कनेक्शन और मोबाइल हुचुर हुचुर गोला मार के नेटवर्क खोज रहा है। कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी हो गया था। अब तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। पूरी ज्ञानेश कहानी बताते हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आप लोग अंदाजा लगाइए। संयुक्त राष्ट्र और विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत में 142 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जबकि एगो और आंकड़ा कहता है कि हम लोगों की आबादी 146 करोड़ के पार है। माने कि दुनिया की कुल आबादी का 17.8% हिस्सा भारत में रहता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज भोजपुरिया को ज़्यादा ठूस रहे हैं। ऐसा इसलिए काहे कि बात कहाँ की हो रही है, उत्तर प्रदेश की, माफ़ करिएगा उत्तम प्रदेश की, नंबर 1 प्रदेश की। इसको खाली देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य ही मत बूझिएगा महाराज, इसको देश है कह लीजिए। ये अपने आप में एक तो बड़ा देश है। हम लोगों से यानी आबादी में यूपी की तुलना में खाली 4 देश पूरी दुनिया में बड़ा है। भारत की छोड़िए, खाली यूपी की तुलना करिए। चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, इतने ही देश हैं दुनिया में जो हमसे आबादी में आगे हैं यूपी से। बाकी दुनिया मीलों पीछे। इतना नहीं, लोकसभा में सबसे ज़्यादा MP भी यूपी वाले ही चुनकर भेजते हैं। इसके चलते खंबात की खाड़ी से चलकर लोग बाग माँ गंगा की गोद में खजूरी बनारस तक चले आए चुनाव लड़ने। जब से वोटर लोग घटा है, हम सोच में पड़े हैं कि गुरु ये कैसे संभव है। कभी हम लोग 2% की सालाना दर से ज़्यादा बढ़ते थे, आजकल अनुमान बता रहे हैं कि कुछ घट गया है। फिर भी ये दर 1.7% है, जो इतना भी कम नहीं है कि अचानक से आदमी ये लोग गायब हो जाए हर जगह से। एक अनुमान के मुताबिक इस साल के आखिर तक उत्तर प्रदेश के लोग 24 करोड़ 63 लाख हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, हमारी आबादी बढ़ रही है, वोटरवा सब कम हो रहा है, कैसे? होना तो ये चाहिए था कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में वोटर भी बढ़ते। यदि ऐसा होता तब इतनी हैरानी नहीं होती जितनी 2 करोड़ कम होने पर हो रही है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने वोटर कम होने की आशंका पहले में जता दिया था। उनकी शंका सच साबित हुई। हालांकि ये शंका थी या फिर गुप्त सूत्रों की खबर थी, हमें नहीं पता। उन्होंने ये भी कहा था कि हर बूथ पर कम से कम भाजपा वाले जी जान से जुट जाएं, ताकि सही वोटर के नाम न कटने पाए। चुनाव आयोग के अनुसार SIR से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। तमाम काटापीटी के बाद अब 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटर बचे हैं। इसको कहते हैं सभाई अभियान। इससे बढ़िया और शुद्ध लिस्ट बन भी नहीं सकती थी। भोजपुरी में वो कहावत है कि न नीक गीत गायब और न दरबार बुलावल जाइब, मतलब कि न तो बढ़िया गीत गाएंगे और न दरबार में बुलाए जाएंगे। ऐसा ही कुछ केंचुआ ने भी कर दिया है। इनके काम करने का अंदाजा तो आपको पता ही है कि कितने BLO की जान ऐसी ही सूची बनाने में चली गई। ये क्यों और कैसे हुआ, शायद ही इस पर कभी कोई जांच बैठे। काहे कि कर्मचारी कर्मचारी होता है बेचारा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसकी जान की कौनो कीमत नहीं है। एक बात और, इस SIR के बाद औसतन हर विधानसभा में 71,647 वोट कम हो गए। ये गिरावट 2003 के SIR के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इस SIR के पहले जहां 2002 के विधानसभा चुनाव में 9 करोड़ 98 लाख वोटर थे, वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़ के 11 करोड़ 6 लाख हो गई थी। अब की ऐसा नहीं हुआ। मामला काफ़ी गंभीर बुझा रहा है, काहे कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब आप बताइए कि कितना लोग मर गए, कितना लोग अपना घर द्वार छोड़ के बाहर चले गए, इसका कोई आंकड़ा है? जबकि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का रुझान अपने पुश्तैनी घर की तरफ बढ़ा था, जो आज भी है। ऐसे में अभी भी बहुत तेरे ऐसे भी हैं जो काम धंधा के चक्कर में तमिलनाडु, केरल, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे जगहों पर काम करने गए। उनके वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं पता नहीं। पुश्तैनी गाँव में
उनका फॉर्म भरकर जमा हुआ कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक बात और साफ तरीके से नजर आ रही है कि खुद भाजपा के नेताओं की इसमें सहभागिता न के बराबर दिखाई दे रही है, जबकि वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मामले में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं तक को युद्ध स्तर पर लगाए रखा। इसलिए भी माना जा रहा है कि सपा के वोटरों के नाम उतने नहीं कट पाए हैं जितना भाजपाइयों का कट गया। हालांकि नए नवेले उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी जी भी इस मुद्दे पर फेल नजर आए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं काहे कि आंकड़े तो यही बताते हैं कि जिस सीट पर भाजपा ने चुनाव जीता वहीं सबसे ज्यादा वोटवा कट गया। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम वहीं कटे हैं जो राज्य से बाहर चले गए। या तो ये लोग अब धरती पर नहीं है, यानी या तो दुनिया से बाहर हैं या तो राज्य से बाहर हैं। साथ ही नाम उनके भी कटे हैं जिनके नाम दो बार मतदाता सूची में चढ़े थे। हाल ये है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता पांडे जी टीवी पर बैठ के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने के लिए 2 बार दिया। एक बार बीएलओ को खुद ही भर कर दिए, ऑनलाइन भी फॉर्म भर के जमा किए, फिर भी उनकी पत्नी का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया। इतना ही नहीं, इसी बहस में साजन जी सपा वाले कह रहे थे कि नंदलाल जी के नाम से साइन किए हुए फॉर्म से वोट काटने के दर्जनों फॉर्म जमा किए गए, यानी जबरिया थोक के भाव वोट काटने वाला षड्यंत्र। जबकि नंदलाल जी साइन नहीं किए थे, काहे कि साइन करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दर्द सिर्फ कांग्रेस या किसी और पार्टी का है, खुद भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले कुछ विशेष जाति के वोटरों ने भी नेताओं पर असहयोग का आरोप लगाया है। हालात ये है कि भाजपा का छोटा सा छोटा नेता भी अपने को वर्ल्ड क्लास लीडर नहीं तो नेशनल लीडर मान चुका है। उसको अब इस तरह की छोटी मोटी बातों में कोई रुचि नहीं है। उनसे बात करिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हर नेता फिलहाल अपने को कहीं न कहीं फिट करवाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। जिस समय एसआईआर चल रहा था, शहर के गली के भाजपा नेता अपने को नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के भीतर सेट करने में लगे हुए थे, जबकि जिला स्तर के नेता अपने को घोषित होने वाली कार्यकारिणी में फिट कराने में जूझ रहे थे। जब नेताजी लोग खुद अपने अपने सेटिंग में लगे हुए हैं तो फिर बात कैसे सुनते, वोटर की बात कहां तक पहुंचती। इसलिए भी भाजपा की जीती हुई सीट पर ज्यादा वोट कटे हैं। तो इस सही वाली वोटर लिस्ट को बनाने के लिए सभी पार्टियों ने 5,82,000 बूथ लेवल एजेंट बनाए थे। दावा आपत्ति के 4 अभियान चलाए गए, 1,08,000 शिकायतें आई, जिसमें 99.8% का निपटारा हो गया। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर रहा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी खूब सौंपे। सपा ने यहां भी बाजी मार ली। कुल 107 ज्ञापन में से सिर्फ सपा के ही 85 ज्ञापन। एक बात और ध्यान देने वाली है, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा वोटर यूपी में ही कटे हैं। गुजरात में 13.4% कटे, यूपी में 13.24% वोटरों का नाम साफ हो गया। अब आइए जरा सीटों के हिसाब से भी ध्यान दे लीजिए, जिससे बात काफी साफ हो सकती है। हालांकि साफ होगी नहीं जब तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता बैठे हैं। जिन 16 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं उनमें 15 सीटें भाजपा की हैं। लखनऊ पश्चिम सीट पर जहां से सपा जीती है उस पर 1,07,000 वोट कम हुए। औसत देखा जाए तो भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियों की सीट पर यह गिरावट 34% रही है और सपा वाली सीटों पर 15% से नीचे। अब आप इसे क्या कहेंगे, संयोग या सपा की राजनीतिक परिपक्वता या फिर जागरूकता और चुनाव की जबरदस्त तैयारी? अब आप बताइए ये कैसे संभव है कि सपा की हर सीट पर भाजपा की सीट से कम लोग दुनिया को छोड़े या कमाने के लिए बाहर चले गए? इसमें 2 ही बातें बुझा रही है। एक, या तो सच में ऐसा हुआ हो या फिर जनता और सपा ने अपने वोटरों के नाम नहीं कटने की वो सारी व्यवस्था की जिसकी चुनाव आयोग को जरूरत थी। इन सारे सवालों पर जब यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से पूछा गया कि सिर्फ भाजपा के ही सीटों पर ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने इस सवाल को किसी सीट से जोड़कर नहीं देखने की बात कह दिया। उनके अनुसार लिस्ट एकदम वैध बनी है, फिर भी अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं। वाह गुरु, खूब बनाने किस्सा। अब आप ही बताइए, क्या यहीं से सवाल पैदा नहीं होता कि ई वोटर का काम है कि वो चुनाव आयोग को खोज खोज के अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए? ये काम चुनाव आयोग का है, उसको करना चाहिए था। मतलब हर सरकारी काम की तरह ये काम भी अब मतदाता को खुद ही करना होगा। चुनाव आयोग मतदाता के हित के लिए काम करने वाली संस्था है, न कि कोई एजेंसी। इसका काम है हर वैध वोटर के यहाँ पहुंचकर उसके वैध कागजों के साथ उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करना। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब केंचुआ खुदे पकड़ पकड़ के लोगों का नाम काट रहा है। आप खुद ही सोचिए कि क्या अब मतदाता को वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी शुल्क देना होगा? ऑनलाइन कौन सा अच्छा काम है जो बिना शुल्क दिए हो जाता है और कहा जा रहा है कि ऑनलाइन भर लो? बताइए, इस काम का खर्चा भी वोटर उठाए। ये तो रही विधानसभा और संसद चुनाव की मतदाता सूची की बात। एगो और वोटर लिस्ट आनी है जिसको मिनी विधानसभा कहते हैं। जानते हैं कि नहीं, यदि शहर में रहते हैं तब कभी जिला पंचायत अध्यक्ष को ललकी बत्ती जला के हूटर बजाते हुए पूं पूं करते हुए देखे कि नहीं? इनको भी
विधायक जी से कम मत बूझिएगा। कई गो जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष ही मंत्री लोग का भी मुकाबला करते हैं। गांव देहात से हैं तब प्रधान जी और बीडीसी को जानते ही होंगे। कुछ भी नहीं जानते तो फुलेरा पंचायत सीरीज देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मिनी विधानसभा चुनाव का मतलब ही है जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी, बीडीसी के चुनाव। इन लोगों का कार्यकाल आगामी 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इनके भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसकी घोषणा तो दूर, वोटर लिस्ट भी फाइनल नहीं हो पाई है। आगामी 22 अप्रैल को इसके आने की बात की जा रही है। यह चुनाव एकदम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। इसमें साम दाम दंड भेद भय अर्थ अनर्थ नीति अनीति सब चलता है। इस चुनाव को जीतना मतलब न्यूयॉर्क का मेयर बनने जैसा है। प्रधानी का चुनाव, इस चुनाव को आज तक कोई भी सत्ताधारी दल समय पर संपन्न नहीं करा पाता है। वजह इसके पीछे कई राजनीतिक कारण रहा करते हैं। अभी मौजूदा सरकार को ही देखिए, यदि चुनाव करा दें तब उसको विधानसभा चुनाव में लेने के देने पड़ सकते हैं। घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो जाएगी। अपने ही दल के भीतर बगावत का डर सताने लगेगा। होता दरअसल ये है कि हर विधायक को अपनी सीट निकालने के लिए अपने चुनाव में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत जैसे माननीयों की भी अनुकंपा लेनी पड़ती है। अब इनको नाराज करने का जोखिम कौन विधायक लेगा, वो भी चुनाव जब सामने हो। ऐसे में आप खुद ही समझ लीजिए कि आज ये चुनाव हो जाए तो हालात क्या होंगे। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक आरक्षण कमेटी बनानी पड़ती है, जिसका काम सीटों को सामान्य, पिछड़ी और आरक्षित में तय करना होता है। इसके लिए हर सत्ताधारी दल के ऊपर एक दबाव रहता है कि वो सीटों को अपने हिसाब से और प्रत्याशियों के हिसाब से तय करें। हर पंचायत चुनाव के भीतर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मनमुटाव भी खुलकर सामने आ जाते हैं। जिस किसी भी कार्यकर्ता को दल टिकट देता है तो दूसरा असंतुष्ट कार्यकर्ता बगावत पर उतर जाता है। बगावती कार्यकर्ता यदि प्रभावी होता है तो वो दूसरे पार्टी से टिकट भी ले आता है। ऐसी सूरत में हर सत्ताधारी दल इस चुनाव को विधानसभा चुनाव के समय आगे टालिए लेता है। अभी यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल ही है। ऐसे में अब तक पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जबकि पंचायती मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि मतपत्र छपने को दिए जा चुके हैं। अब इसे आप राजनीति कहें या राजनीतिक मजबूरी, जो भी समझिए, पर सच यही है कि जब बड़की सरकार लखनऊ वाली चाहेगी तभी गांव, ब्लॉक, जिला पंचायत की सरकार बनेगी। वैसे अब ये सरकार के हाथ में है कि वो चाहे तब मौजूदा प्रधान जी लोगों को एक साल और जनहित में सेवा करने का अवसर दे। सेवा, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। ग्राम प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायती सब जाएगी प्रशासक के हाथ में। तब तक गांव, ब्लॉक का विकास इनके हाथ में रहेगा। और प्रशासक कितना विकास करते हैं तो आप जानते हैं। वैसे भी अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? जब तक चुनाव की तारीख नहीं आती तब तक सुनना पड़ेगा सांसद जी का गाना, का हो मंगरू अब क्या करवा। अब इसमें मंगरू कौन है? देश की जनता, यूपी की जनता। क्यों? वैसे भी जनता को विकास न चाहिए कि और कुछ चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।